हेलो गाइस। पेशवा सेमेस्टर पे आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे उनके लिए क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं। मैंने लेक्चर भी ले रखा है। आइए देखते हैं मैंने आपको अभी तक क्या क्या पढ़ाया हुआ है, थोड़ा उसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे, फिर अगले टॉपिक पे चलेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, आपको उस दिन हम क्या क्या पढ़ाए थे, जरा इसके बारे में चलते हैं। हम बोले थे आपसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के BEE और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट आपके सब्जेक्ट रहेंगे आपको आपके लिए। फिर हम आपको पढ़ाए थे कि बोले थे कि कौन कौन से बुक ले लेंगे, तो याद रखिएगा नवभारत और भारत भारती का जो बुक लेंगे वो आपके लिए सबसे बेटर रहेंगे BEE पढ़ने के लिए। ठीक है। फिर आपको हम पढ़ाए थे चार्ज क्या होता है, आवेश क्या होता है। चार्ज के बारे में मैंने बोला था चार्ज बनते कैसे हैं। किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन का निकल जाना, रिमूव कर देना, या फिर इलेक्ट्रॉन को गिव कर देने से जो हमारे पार्ट्स बनते हैं उसी को हम बोलते हैं क्या, चार्ज। परमाणु क्रमांक एल्यूमिनियम का बताए थे 13 होता है, 13 पॉजिटिव 13 निगेटिव, मतलब 13 प्रोटॉन तो 13 इलेक्ट्रॉन, दोनों मिलकर आपके उदासीन बन जाते हैं। इस प्रकार कोई भी हमारा एटम जो होता है वो पूर्ण रूप से क्या होता है, उदासीन होता है। फिर हम चार्ज के बारे में क्या चर्चा किए थे भाई, कैसे आपके पॉजिटिव बनते हैं, कैसे नेगेटिव बनते हैं। आपको हम ये बताए थे कि प्लस क्यू में 1Q 2Q 3Q 4Q बनता कैसे है, इसके बारे में चर्चा किया गया था। फिर आपको हम क्या चर्चा किए थे कि प्रोटॉन कैसे बनते, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन उसकी मात्रा, अगर प्रोटॉन की मात्रा ज़्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज बनेगा, इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज़्यादा है तो नेगेटिव चार्ज बनेगा। कैसे बनता है वो भी आपको डिस्कशन किया गया था। फिर आपको बताया गया था चार्ज, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। Q = N × E से मैंने थोड़ा आपको न्यूमेरिकल भी कराए थे। कौन कौन न्यूमेरिकल कराए थे, जैसे कि एक न्यूमेरिकल ये कराए थे। फिर आपको करंट के बारे में बताया गया था, करंट क्या चीज़ होता है, तो बहुत सिंपल सा डिफिनीशन बताया गया था। बहुत सिंपल सा डिफिनीशन जो आप हर एक बुक में पढ़ते हैं। क्या पढ़े थे कि प्रति सेकंड में जो हमारा चार्ज प्रवाहित होता है उसी को हम बोलते हैं क्या, धारा। धारा का मात्रक एम्पियर। फिर हमने कहा था कि चार्ज में कौन सा प्रवाहित होता है, होल्स की इलेक्ट्रॉन, तो कौन सा प्रवाहित होता है, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है। ठीक है। फिर आपको क्या बताया गया था, धारा, इस बैटरी के इलेक्ट्रॉन इस वायर से होते हुए इधर आएंगे तो एक धारा फ्लो होगी इस साइड में। ठीक है। फिर मैंने कहा था कि इधर से इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोलाइट है, और इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है भाई, विद्युत का कुचालक मतलब इंसुलेटर होता है, तो इलेक्ट्रॉन उस इंसुलेटर को पार नहीं कर पाते हैं। फिर मैंने कहा था कि जो इस वायर के माध्यम से इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के इसमें आ रहे थे, तो मैंने कहा था कि रिलेटिव वो नहीं है, रिलेटिव ये है कि इस वायर के इलेक्ट्रॉन इसमें आते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव इस इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड को तोड़ के, मतलब इसके बॉन्ड को तोड़ के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेता है। तो ये भी बताया गया। अगला टॉपिक मैंने क्या बताया था आपको, चलते हैं नया स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको हम चार्ज पढ़ा दिए थे, चार्ज पढ़ा दिए थे, फिर धारा भी पढ़ा दिए थे। धारा क्या होता है पढ़ा दिए थे, लेकिन थोड़ा सा एक बात का डिस्कशन करेंगे हम, थोड़ा सा एक बात का यहाँ पर डिस्कशन और करने वाले हैं कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास, अगर मान लीजिए कि हमारे पास दो वायर हैं, ओके, तो अगर एक वायर को मैं थोड़ा सा अधिक एरिया का ले ले रहा हूं, हमारे पास दो वायर हैं, एक का एरिया थोड़ा सा ज्यादा है, एक का एरिया थोड़ा सा ज्यादा है और एक का एरिया थोड़ा कम है। ओके, तो इसमें क्वेश्चन बनता है कि जो अधिक एरिया वाला वायर है, इसका जो एरिया है मान लीजिए A1 वो ज्यादा है और इसका जो एरिया है A2 वो कम है। तो एक क्वेश्चन बनता है, बच्चों के माइंड में एक क्वेश्चन आता है, धारा पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि अधिक एरिया का जो कंडक्टर है उससे अधिक धारा फ्लो करा सकते हैं और जो कम एरिया कंडक्टर है उससे कम धारा फ्लो करा सकते हैं। मतलब अधिक एरिया के कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम होता है और कम एरिया का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। तो रेजिस्टेंस का उल्टा धारा देख लीजिए, जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा धारा कम होगा, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा धारा ज्यादा होगा। तो इसमें एक क्वेश्चन है कि इसमें से अधिक धारा इसमें से कम धारा क्यों फ्लो करा कर सकते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर में ऐसा क्यों होता है। जरा यहाँ देखिए, जरा ध्यान दीजिएगा, मैं दोनों वायर की बात कर रहा हूं, यही देख लीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि एक का एरिया ज्यादा है, एक का एरिया ज्यादा है, ओके, और एक का एरिया थोड़ा कम है, उसको मैं इधर बना दे रहा हूं, एक का एरिया कम है।
अब दोनों को आप किसी बैटरी से जोड़िए। चलिए ऐसे ही बना लेते हैं, एक डायरेक्ट बना देते हैं। नहीं चलो बना ही लेते हैं ना, तो बच्चे भाई बड़ा कंफ्यूजन में होते हैं। ये इसका पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है। नेगेटिव 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 नेगेटिव, ठीक है। इसको जोड़ दीजिए पॉजिटिव से और इसको जोड़ दीजिए नेगेटिव से। मैंने ऐसे जोड़ रखा है। सेम टू सेम इसको भी जोड़िए। एक बैटरी हम बना लेते हैं यहां पर, ठीक है। इस बैटरी में जो हमारे प्लेट्स होंगे, एक पॉजिटिव प्लेट, एक हमारे कौन से हो जाएंगे नेगेटिव प्लेट। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और भी होंगे लेकिन हम पूरा नहीं दिखा रहे हैं। लो दिखाई देते हैं, बच्चों के माइंड में आएगा कि सर इतना कम काहे दिखा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये दिखा दिए, ठीक है। इसमें भी जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है इसे जोड़ दीजिए और बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है इसे जोड़ दीजिए। आइए थोड़ा चर्चा करते हैं इस पे। देखिए ध्यान देने वाली चीज है कि हमने बोला था ना कि इस वायर में जितने पॉजिटिव होंगे उतने नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे। जरा इसमें देखा जाए तो ये बताइए जब एरिया ज्यादा है तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ज्यादा होंगे, सिंपल सी बात है। और भी होंगे, मैं दिखाया नहीं हूं, इधर भी होंगे, मैं उसको दिखा नहीं रहा हूं, ठीक है। इसमें मैंने पूरा दिखा दिया, उसमें थोड़ा ज्यादा दिखाना पड़ेगा, तो आप समझ लीजिए कि इस तरह है पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव है। आप खुद सोचो एक बात, क्या सोचना है कि जिसका एरिया ज्यादा है, जैसे इसका एरिया कम है उसका एरिया ज्यादा है, जरा इसमें बात करो। तो अगर मैं बात करूं 1 सेकंड में, चाहे 2 सेकंड चाहे 3 सेकंड, कोई एक समय ले लो, उस समय में जो इसमें इलेक्ट्रॉन एक खींचेगा तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन को एक खींच सकता है। इधर से सिर्फ और सिर्फ हमारे 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक समय में 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, जब ये इसमें आ जाएंगे तब नहीं आगे बढ़ेंगे। मतलब अगर हम t इक्वल टू कुछ भी ले लें, अगर मान लो इसमें हम मान लेते हैं कोई टाइम t इक्वल टू कोई टाइम मान लो 2 सेकेंड चाहे 1 सेकेंड, कुछ भी मान सकते हो। इतने सेकेंड में वो कितने इलेक्ट्रॉन को इधर खींच के लाएगा, तो सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन को, 2 इलेक्ट्रॉन को। जरा इसमें आओ, अब देखो इसमें 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन, और भी हो सकते हैं। एरिया ज्यादा बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का मात्रा ऐसे बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर इसमें बात करें तो एक बार में कितने इलेक्ट्रॉन को इधर खींचेगा भाई, ये भी इलेक्ट्रॉन, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा। मतलब कम समय में ज्यादा इलेक्ट्रॉन। t इक्वल टू अभी भी 2 सेकेंड मानो, अब इस समय कितने इलेक्ट्रॉन खींच लेगा वो, तो नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे, 5, और भी हो सकते हैं। तो एक तुम लोग खुद ऐसे चर्चा करो, खुद आप लोग खुद अपने माइंड में देखो कि जो अधिक एरिया के कंडक्टर है उसमें अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे उतने समय में। इसमें कम एरिया का है तो इलेक्ट्रॉन भी तो ऐसे होंगे, कम होंगे, तो कम मात्रा में इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे। तो सिंपल सा बात है, I इक्वल टू होता कितना है, Q बाई टी। टी मैंने दोनों में क्या कर दिया है, कॉमन। 2 सेकेंड 2 सेकेंड, तो t अगर मैं कांस्टेंट मान लिया हूं तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। इसका मतलब जिसमें आवेश ज्यादा आएंगे उसमें धारा भी ज्यादा होगा। इसका मतलब जो अधिक एरिया के कंडक्टर हैं उसमें अधिक इलेक्ट्रॉन चलेंगे, जो कम एरिया के कंडक्टर हैं उसमें कम इलेक्ट्रॉन चलेंगे। तो सिंपल सी बात है, धारा किस में ज्यादा फ्लो होगी, इसमें ज्यादा फ्लो होगी। इस बात को याद रखेंगे। ये थोड़ा सा बच्चों के माइंड में, आप लोग सोच नहीं पाते हैं सब चीजों को, लेकिन सोचना तो पड़ेगा ही, ठीक। तो याद रखिएगा, इसमें अधिक इसमें कम, कैसे, तो हम देखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के आधार पर, ठीक है। हाँ चलते हैं अगला टॉपिक पे, हम चलते हैं रेजिस्टेंस। अब बात करेंगे हम रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, प्रतिरोध, ठीक है। अब देखो रेजिस्टेंस प्रतिरोध, कुछ लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि रेजिस्टेंस क्या चीज होता है। तो कुछ लोग ये डिफिनेशन देते हैं, अरे हम पढ़ाए हैं, देखे हैं बच्चे कैसे कैसे डिफिनेशन देते हैं, इसमें कैसे कैसे बोलते हैं कि क्या होता है रेजिस्टेंस। तो कहते हैं रेजिस्टेंस एक प्रकार की ऐसी युक्ति है बाबू, रेजिस्टेंस कोई डिवाइस नहीं है, याद रखिएगा। जैसे कि एक इंसान होता है,
और इंसान की एक प्रॉपर्टीज होती है। जैसे आपका प्रॉपर्टीज मान लीजिए क्रिकेट खेलना है, तो आपकी प्रॉपर्टी है ना वो क्रिकेट खेलना, गुण है आपका, लेकिन आप तो इंसान है ना। तो रेजिस्टेंस नॉट अ डिवाइस, रेजिस्टेंस कोई डिवाइस नहीं होती है, रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी। क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है। अरे मतलब एक गुण होता है, प्रॉपर्टीज होता है, प्रॉपर्टी वाला प्रॉपर्टी नहीं, खेत होत वाला। तो देखो जैसे कुछ हम आपको बता दें कि ध्यान दीजिएगा, जैसे एक होता है रजिस्टर। क्या होता है भाई? RESI वाला, GI नहीं, वो दूसरा मेमोरी टाइप हो जा। एक होता है रजिस्टर, ठीक है। रजिस्टर जो हमारा होता है वो डिवाइस होती है, वो हमारी युक्ति होती है, ठीक है। रजिस्टर का जो गुण होता है, रजिस्टर एक डिवाइस है, उसका जो गुण होता है उसको बोलते हैं हम क्या? रेजिस्टेंस। उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस हमारा कोई डिवाइस नहीं बाबू। जैसे कि आप दिखाते हैं ऐसे रजिस्टर, तो रजिस्टर का जो गुण होता है वो रेजिस्टेंस कहलाता है। याद रखेंगे, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? रजिस्टर को प्रतिरोधक। प्रतिरोधक। इसको क्या बोलेंगे हम? प्रतिरोध, ठीक है। तो रजिस्टर, रेजिस्टेंस जो होता है वो रजिस्टर का एक गुण होता है, याद रखेंगे। उसी तरह एक आता है हमारा इंडक्टर, नाम सुने होंगे थोड़ा बहुत, इंडक्टर। कॉइल आप ऐसे दिखाते हैं, यह इंडक्टर होता है। इंडक्टर को बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रेरक, ठीक है। इसका जो गुण होता है, जो इसकी प्रॉपर्टीज होती है, उसको हम बोलते हैं क्या? इंडक्टेंस। ये सब प्रॉपर्टी है। प्रेरकत्व हिंदी में बोलते हैं क्या? प्रेरकत्व। ये सब चीजें याद रखना है, नहीं तो बच्चे सब अभी ऐसे ऐसे डिफिनीशन दे देते हैं प्रेरकत्व, ऐसे ऐसे डिफिनीशन दे देते हैं जो हम कभी सुने भी नहीं रहते हैं, ठीक है। खासकर से जो बलिया और देवरिया साइड के बच्चे हैं वो ऐसे ऐसे डिफिनीशन बोलते हैं बस पूरी मिक्स करके कि समझ में नहीं आता वो बोलते क्या है। लेकिन हम भी इधर कुशीनगर के हैं तो हम भी समझ जाते हैं क्या बोल रहे हैं, अदरवाइज दूसरे जो टीचर होंगे वो नहीं समझ पाएंगे। तो याद रखिएगा, जो इंडक्टर जो होता है इसकी प्रॉपर्टीज को इंडक्टेंस। उसी तरह थर्ड हम मान लेते हैं कैपेसिटर। क्या होता है बाबू? कैपेसिटर। कुछ लोग कैपेसिटर बोलते हैं, मैं कैपेसिटर बोलता हूं। कैपेसिटर हिंदी क्या होता है इसका? संधारित्र। और कैपेसिटर की जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम बोलते हैं क्या? कैपेसिटेंस। क्या बोलेंगे हम? कैपेसिटेंस, ठीक है। धारिकत्व याद रखेंगे ये चीज। रजिस्टर की प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस, इंडक्टर की प्रॉपर्टीज इंडक्टेंस, कैपेसिटर की प्रॉपर्टीज कैपेसिटेंस, ठीक है। ये माइंड में आना चाहिए, नहीं तो बच्चे उल्टा सीधा पता नहीं क्या क्या याद कर लेते हैं कि हाँ सर ऐसे ऐसे होगा। ऐसा कुछ नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ये सब चीजें एक गुण है, प्रॉपर्टीज है, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ओके, चलते हैं आगे। हम लिखे हुए हैं रेजिस्टेंस, तो याद रखिएगा रेजिस्टेंस सिंबल कैसे दिखाते हैं? रेजिस्टेंस का सिंबल ऐसे होता है और एक रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है वो ऐसे होता है। तो क्या है बाबू कि जब आप इंटर में पढ़ते थे ना तो आप इसको दिखाते थे, लेकिन अब थोड़ा इसको दिखाइएगा, क्योंकि आप मार्केट में जो रेजिस्टेंस देखेंगे वो इस टाइप दिखेगा, इस टाइप नहीं दिखता है, ठीक है। लेकिन फिर भी याद रखेंगे कि ये भी एक उसका सिंबल है, ये भी सिंबल है, सिंबल दोनों है। ये जो सिंबल है आप जब इंटर और हाई स्कूल में पढ़ते थे तो बच्चों को जानबूझ के बताया जाता था कि रेजिस्टेंस का सिंबल ऐसे होता है। रेजिस्टेंस होता क्या है? एक अवरोध, ठीक है, एक अवरोध उत्पन्न करता है धारा के मार्ग में। तो इसीलिए बच्चों को ऐसे बताया जाता था कि बच्चों को याद हो जाए कि हाँ भाई अवरोध है, तो इसको कटीला बना देते थे। अरे इस पर चढ़ोगे फंस जाओगे, या फिर इधर से जाओगे तो तुमको जाने नहीं देगा। माइंड में बैठाया जाता था, वो भी अच्छी चीज है, बैठाना भी जरूरी रहता है उस टाइम। लेकिन अब तो आप डिप्लोमा गए हैं, अब आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच ले लिए हैं, तो इसको समझना जरूरी है। तो याद रखिएगा, ये आप भूल जाइएगा। दिखा सकते हैं, मैं ये नहीं कर रहा हूं नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा याद रखिए रेजिस्टेंस का जो मार्केट में देखेंगे वो इस टाइप के दिखते हैं। इस पे कलर कोडिंग होता है, कलर कोडिंग कैसे करते हैं आपको बताया जाएगा। तो ये जो होता है रजिस्टर, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? रेजिस्टेंस। अब प्रॉपर्टीज क्या होती है रेजिस्टेंस का वो देखते हैं। तो रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी डिफिनीशन हम सब लिखवाएंगे, आपको घबराना नहीं है, सब आपको नोट्स मिल जाएगा इसका। अभी आप सिर्फ पढ़िए, इसको अच्छे से पढ़िए, जो आपको दिक्कत होगा हमसे बोलिएगा। क्या होता है भाई इसके बारे में जानते हैं। रेजिस्टेंस क्या है? तो रेजिस्टेंस जो होता है
सिंपल सा डिफिनेशन देंगे, धारा धारा के प्रवाह में जो अवरोध उत्पन्न करता है उसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। मतलब क्या बोलेंगे, रजिस्टर का वह गुण, जो रजिस्टर हमारा है, रजिस्टर का वह गुण जो धारा प्रवाह का विरोध करता है उसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। डिफिनेशन आप लिख भी सकते हैं डायरेक्ट, या फिर मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड करा दूंगा। क्या होता है रेजिस्टेंस, तो रजिस्टर का वह गुण जो धारा का विरोध करता है उसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। ओके, डिफिनेशन आप लिख सकते हैं। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का जो मात्रक होता है, रेजिस्टेंस का जो मात्रक होता है वो क्या होता है भाई, वह होता है ओम। क्या होता है, ओम। या इसका और भी मात्रक होते हैं, जैसे कि आप फार्मूला से निकाल सकते हैं इसका मात्रक, बहुत से फार्मूले आते हैं, लेकिन अभी आप क्या रखेंगे, रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है बाबू, ओम होता है। ठीक है, फिर आप क्या और भी याद रख सकते हैं, जैसे कि V इक्वल टू होता है, अभी इसको पढ़ाएंगे, ओम का नियम अभी पढ़ाएंगे, V इक्वल टू आई इंटू आर, तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा, V बाई आई। तो यहां से भी एक मात्रक निकाल सकते हैं। V का मात्रक क्या होता है, वोल्टेज का मात्रक। ठीक है, लिख दे रहे हैं ताकि माइंड में भी स्टार्ट है। वोल्टेज का मात्रक क्या होता है भाई, वोल्ट, और धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो एक और मात्रक आप बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस का मात्रक वोल्ट बटा एम्पियर भी होता है, एक मात्रक आपका क्या होगा, ओम होगा। ओके, तो प्रतिरोध का डिफिनेशन याद रखेंगे। अब हम चलेंगे कि रेजिस्टेंस की नियम क्या होते हैं, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती है, थोड़ा इस पे चलते हैं। हेडिंग क्या होगा आपका, हेडिंग होगा प्रतिरोध का नियम या फिर प्रतिरोध की डिपेंडेंसी। कहीं कहीं नियम भी दिया हुआ है किसी किसी बुक में, किसी किसी बुक में डिपेंडेंसी दिया है, तो कंफ्यूजन में नहीं आना है। ओके, प्रतिरोध का नियम क्या होता है, जैसे बहुत आसान डिफिनेशन है इसका, थोड़ा ये देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास एक वायर है, ऐसे एक वायर है। ओके, मैंने मान लिया इस वायर का जो लेंथ है यहां से यहां तक, वो मान लेते हैं कितना है, L है। एक वायर है, उसकी लंबाई कितना मैंने मान लिया, L है। उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो मान लेते हैं A है। तो यहां पर थोड़ा लिख लिया जाए, क्या भाई, कि माना कि L क्या है, L जो है वायर या चालक की क्या है, लंबाई है। चालक की लंबाई कितनी है, L है। A क्या है, तो A इज द एरिया, ये जो है चालक की एरिया, चाहे इसको हिंदी में ही लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, चालक का क्षेत्रफल। चालक का क्षेत्रफल मैंने क्या मान रखा है, A मान रखा है। लंबाई कितना मान रखा है, L मान रखा है। तो और R क्या मान रखे हैं, R वह मान लेते हैं चालक का क्या है, प्रतिरोध है, चालक का प्रतिरोध है। ओके, तो जो हमारा रेजिस्टेंस होता है, जो हमारा प्रतिरोध होता है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है L। इसको इक्वेशन नंबर कौन सा बना लीजिए, फर्स्ट बना लीजिए। मतलब लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई घटेगा तो प्रतिरोध घटेगा। मैं आपको ये प्रूव करके दिखाऊंगा, अभी मैं दिखा दूंगा कैसे बढ़ता घटता है, थोड़ा सा उसके लिए टाइम लीजिए। अभी आप बस समझिए, उसके बाद मैं टाइम लेके आपको समझा दूंगा कि कैसे बढ़ता है और कैसे घटता है। ठीक है, तो प्रतिरोध जो होता है वो लंबाई के समानुपाती, समानुपाती का मतलब होता है कि अगर लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, लंबाई घटेगा तो प्रतिरोध भी घटेगा, लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई घटेगा तो प्रतिरोध घटेगा। फिर हम देखते हैं कि R जो होता है उस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A, या फिर कह सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A बोल सकते हैं। अब हम इन दोनों को साथ मिलें तो लिखेंगे समीकरण नंबर 1 एवं 2 से। क्या लिखेंगे भाई, समीकरण नंबर 1 और 2 से, तो हम देखेंगे कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A। मतलब जब भी ऐसे दो समीकरण दिखाई दे तो डायरेक्टली आप इसको लिख सकते हैं। समीकरण नंबर कौन सा हो जाएगा, चलिए छोड़िए, इसको छोड़ दीजिए। ओके, डायरेक्टली है यहां पर, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया भाई, L बाई A, और R इक्वल टू करते हैं तो आता है रो इंटू L बाई A। मतलब R इक्वल टू कितना आ गया, तो आ गया रो इंटू L बाई A। जहां
ये आपका फॉर्मूला आता है किसका, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आता है, R इज इक्वल टू रो इंटू L बाई ए। जहां एक नया टर्म्स आ गया, क्या आ गया भाई, जहां रो को हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता। हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे अभी। प्रतिरोधकता इंग्लिश में रजिस्टिविटी, इंग्लिश में बोलेंगे क्या इसको, रजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता। तो याद रखेंगे इस चीज को, फॉर्मूला अगर आपसे पूछ रहा है प्रतिरोध का नियम, या केवल एग्जाम में अगर पूछता है केवल प्रतिरोध क्या होता है, तो प्रतिरोध के बारे में लिखेंगे, प्रतिरोध का डिफिनेशन लिखवाएंगे आपको हम, वो लिखेंगे, फिर प्रतिरोध की डिपेंडेंसी पूरा दिखाएंगे, यहां तक डेरिवेशन करेंगे, और थोड़ा सा और आगे भी चलते हैं। ओके, आइए थोड़ा सा और आगे देखते हैं इसके बारे में क्या लिखेंगे। ये हो गया प्रतिरोधकता। कभी कभी प्रतिरोधकता का मात्रक पूछ देता है, यूनिट पूछ देता है, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। हम यहां पर लिखेंगे क्या भाई, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता, ठीक है। किसे नोट करेंगे, रो से। तो कोई फार्मूला यहीं से, फार्मूला से निकाल लीजिए उसको, तो क्या आ जाएगा, आर इक्वल टू कितना है बाबू, रो इंटू एल बाई ए। यहीं से निकाल लो रो, तो रो कितना आ जाएगा यहां से, रो इक्वल टू हो जाएगा आर इंटू ए डिवाइड बाई एल। अरे भाई ए इधर चला जाएगा और एल नीचे आ जाएगा, रो एक साइड में हो जाएगा। अब इसका मात्रक लिख दो, तो मात्रक क्या हो जाएगा इसका, देख लो खुद से, आर रो, आर का मात्रक बताओ, ओम, एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर, और लंबाई का मात्रक मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, तो रो का मात्रक क्या आ जाएगा, ओम, इंटू क्या आ जाएगा, मीटर, ठीक है। तो रो का मात्रक हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर रो का जो मात्रक है ओम मीटर, ओम को ऐसे दिखाते हैं, तो रो का मात्रक क्या आ जाएगा, ओम मीटर, ठीक है। चलते हैं आगे, याद रखिएगा प्रतिरोधकता का मात्रक क्या आता है, ओम मीटर। एक कभी कभी बहुत ज्यादा पूछ देता है, आप चाहे तो मीटर को सेंटीमीटर भी कर सकते हैं, मिलीमीटर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ओम मीटर आप लोग खासकर से याद रखेंगे। फिर चलते हैं थोड़ा हम प्रतिरोधकता के बारे में बात करते हैं, कभी कभी इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्या क्वेश्चंस आते हैं जरा उसके बारे में देखते हैं। देखिए कुछ नोट आपको करना है, नोट, क्या नोट होगा जरा इसके बारे में जानिए। देखिए अगर मान लीजिए कि हमारे पास 2 कंडक्टर है, हमारे पास 2 कंडक्टर हमने ले रखा है, यहां पर दोनों की जो एरिया है मैंने अलग कर रखा है, लेकिन दोनों का एरिया, इसका एरिया A1 है और इसका एरिया A2 है। इसकी लंबाई जो है L1 है और इसकी लंबाई अगर मान लेते हैं कितना है, L2 है। ओके, अगर मान लेते हैं कि इसकी जो रेजिस्टिविटी है रो 1 है, इसकी रेजिस्टिविटी रो 2 है, लेकिन अगर दोनों मटेरियल सिर्फ और सिर्फ एल्यूमिनियम का है, मतलब ये भी एल्यूमिनियम और ये भी एल्यूमिनियम, तो देखिए लंबाई कुछ भी हो, एरिया कुछ भी हो, रो भले वैसा दिया गया है, सिर्फ आपको सिर्फ दिया गया है, लंबाई एरिया कुछ भी हो, लेकिन अगर मटेरियल सेम है तो उन दोनों का जो रो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। ये याद करना है आपको। लंबाई कुछ भी हो उससे हमको मतलब नहीं है, ठीक है, एरिया कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, अगर दोनों का मटेरियल सेम है तो रो दोनों का क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब रो किस पर डिपेंड करता है बताइए, तो रो डिपेंड करता है मटेरियल की प्रॉपर्टीज पर, ना कि उसकी लंबाई और एरिया पर। तो क्या याद रखना है भाई, जो रो होता है, रो नॉट डिपेंडेड किस पे भाई, लेंथ पर, लंबाई पर और एरिया पर, इन दोनों पर रो डिपेंड नहीं करता है, लेकिन रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो रो डिपेंड किस पे करता है, तो रो जो होता है मटेरियल की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। ओके, इस बात को याद रखेंगे, रो मटेरियल अलग अलग हो तब रो अलग अलग होगा। लेकिन अगर एक और चीज आपको हम बताएं, जैसे कि मान लीजिए एक और नोट देख लीजिए, थोड़ा सा ये चीज कभी कभी पूछ देता है। एक और नोट, अगर मान लीजिए कि इसका एरिया ज्यादा हो और एक का एरिया कम है, ठीक है, और इसका रो 1 है, इसका रो 2 है, ये मान लीजिए कि एल्यूमिनियम है और ये कॉपर है,
अब बताइए दोनों का रो बराबर होगा कि अलग अलग होगा? जी, अब इस समय रो 1 नॉट इक्वल टू रो 2, मतलब दोनों रो आपस में बराबर नहीं होंगे। मतलब कुछ भी हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो इसका जो रो होगा वो कम होगा, इसका रो ज्यादा होगा, वो आपको लिखवा दिया जाएगा। लेकिन अभी आप याद रखिए कि मटेरियल चेंज होने से रोज क्या हो गया, चेंज हो गया। लंबाई एरिया पर डिपेंड नहीं होगा, वो उसकी प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करेगा कि कौन सा मटेरियल है। याद रखेंगे। तो रो पर बहुत लोग कंफ्यूजन में होते हैं सब कि लंबाई बढ़ गया रो बढ़ गया। नो, क्योंकि फार्मूला आता है ना इसका रो का जो फार्मूला आता है, जैसे अभी आप निकाले थे ना वहां से रो, तो R इंटू ए, अब आई कितना होता है L। अब बच्चों के माइंड में एक क्वेश्चन, बच्चे पता नहीं क्या 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 सोच लेते हैं उल्टा सीधा। अरे वो क्या करते हैं इंटर हाई स्कूल में जब पढ़ते हैं, अरे भैया समानुपाती है व्युत्क्रमानुपाती है, जोड़ देते हैं सब आ जाता है, लंबाई की व्युत्क्रमानुपाती नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि जो फार्मूला में दिया है वो डिपेंड करता हो, ये भी याद रखिएगा। हर एक फार्मूला डिपेंडेंसी नहीं होती है। अब यही देख लीजिए, हमने लंबाई को चेंज किया, क्या रो चेंज हुआ? नहीं। एरिया को चेंज किया, क्या रो चेंज हुआ? नहीं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि रो इस पर डिपेंड करेगा? इसलिए केवल फार्मूला को देखकर आप नहीं पढ़ेंगे कि हाँ भैया डिपेंडेंसी है, मारो धड़ाम से समानुपाती है व्युत्क्रमानुपाती, नहीं, उसको देख के आप लोग कभी नहीं पढ़ेंगे। ध्यान रहे, कुछ ऐसी चीजें हैं जो प्रैक्टिकली होती हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो थियोरेटिकली होती हैं। तो अब आपको ये सब जानना जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि केवल केमिस्ट्री में ही अपवाद होता है, इन सब चीजों में भी अपवाद होते हैं जिसको आपको बताया जाएगा। ठीक, अपवाद नहीं है, ये रिलेटिव भी है, डिपेंडेंसी नहीं होती है, मटेरियल पर डिपेंडेंसी होती है। ओके, चलते हैं। प्रतिरोध मैंने आपको बोला था ना, आइए उसको भी देख लेते हैं। मैंने जो बोला था उसको भी देख लेते हैं कि R इक्वल टू रो इंटू L बाई ए, लंबाई के समानुपाती और एरिया के व्युत्क्रमानुपाती। चलिए थोड़ा सा उसको बाद में देखते हैं, एक चीज और देख लेते हैं फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, आइए थोड़ा सा एक चीज जान लेते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है तो उसको भी जानना जरूरी है। आयतनात्मक प्रतिरोध क्या होता है? कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है, आयतनात्मक प्रतिरोध क्या होता है? बहुत आसान है बाबू, आयतनात्मक प्रतिरोध कुछ है नहीं इसमें, बहुत आसान है। जो आप पढ़े हो ना सेम टू सेम उसी में से थोड़ा बहुत है। देखो क्या होता है आयतनात्मक प्रतिरोध। देखो, अगर मान लो ये हमारा वायर है, वही वायर, एरिया कितना है A, लंबाई यहां से यहां तक कितना है L, तो R कितना होता है? R इक्वल टू होता है रो इंटू L बाई कितना होता है A होता है। ओके, कुछ करना नहीं है इसमें, R इक्वल टू रो L बाई A, दोनों में लंबाई का गुणा करा दीजिए, L बाई L गुणा करा दीजिए। अब L बाई L जब गुणा कराएंगे आप तो इसमें देखिए क्या आ जाएगा ऊपर साइड में, आप इसमें ऊपर साइड में देखेंगे तो रो इंटू L स्क्वायर, लेकिन नीचे देखिए A इंटू L, मतलब आप पढ़े होंगे, आप जानते भी होंगे कि क्षेत्रफल बराबर, सॉरी, आयतन बराबर कितना होता है भाई? आयतन बराबर हम कह सकते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई अगुणे ऊंचाई, कहते हैं ना। तो अगर मैं इसमें से दो को ले लेता हूं तो ये हमारा क्या बनता है? एरिया। ऐसे भी कह सकते हैं एरिया बन जाएगा, और एरिया गुणे ऊंचाई ये भी तो होता है, चाहे लंबाई दो को किसी को ले लीजिए तो एरिया बन जाएगा। मतलब मैं कह सकता हूं कि ए एरिया इंटू लंबाई भी क्या होगा? आयतन होगा, और आयतन को मैं नोट कर रहा हूं किससे? V से। तो ए आपका जो R बनता है यहां से, R का फॉर्मूला, इसी को बोलते हैं हम आयतनात्मक प्रतिरोध। कौन सा बाबू? आयतनात्मक प्रतिरोध। ठीक है, क्योंकि इससे वॉल्यूम आ गया। अब चलिए एक और फार्मूला इसको डिजाइन कर सकते हैं, आयतनात्मक प्रतिरोध हो जाएगा हमारा ये। एक और फार्मूला, जैसे कि R इक्वल टू कितना है? रो इंटू L बाई कितना है? A है। अगर मैं इसमें एरिया का गुणा करा दूं ऊपर और नीचे, A बाई A, तो क्या आ जाएगा देख लो, R इक्वल टू कितना हो जाएगा? रो इंटू L इंटू A, ऊपर आ गया, और नीचे कितना आ जाएगा? A स्क्वायर। तो यहां से देखो तो ऊपर को भी तो हम लिख सकते हैं V बटा A स्क्वायर।
ये बहुत लड़कों के माइंड में आ रहा होगा, सर जी वी वोल्टेज है क्या, तो मैं लिख दे रहा हूं वी क्या है वाली, यहां पर वॉल्यूम है। वी क्या है, वॉल्यूम है। वॉल्यूम मतलब आयतन है। किसका आयतन है, वॉल्यूम मतलब किसका वॉल्यूम है, तो जो हम चालक ले रहे हैं, जिसका प्रतिरोध निकाल रहे हैं, उसी का आयतन है। तो याद रखेंगे ये चीज, कंफ्यूजन मत आइएगा बाबू ये आप लोग कि हाँ ये क्या है, वॉल्यूम है कि क्या है, वोल्टेज नहीं है ये वॉल्यूम है, याद रखेंगे। तो आयतनात्मक प्रतिरोध को आराम से आप लोग ऐसे डेरिवेशन कर सकते हैं, ज्यादा टफ है नहीं, थोड़ा सा आपको जानना है कि आ कैसे रहा है, ठीक है। एल एल का गुणा कर दीजिएगा एक बार, ए का गुणा करिए, दोनों फार्मूले सही हैं, दोनों फार्मूले बनते हैं, तो दोनों का आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया क्या, हम बता दिए आपको रेजिस्टेंस क्या होता है, धारा, फिर रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, आयतनात्मक प्रतिरोध। अब इसके बाद हम चलेंगे चालकता क्या होती है, ठीक है, जो आपको कल के टॉपिक में पढ़ाया जाएगा। आज के इतना ही, थैंक यू।